हेलो गाइस, तो इस मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जा करके आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसी एप्लीकेशन में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया इस बुक को लिखा है? तो आंसर होगा आरसी भार्गव ने। आरसी भार्गव ये कौन है? ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। बाकी उर्जित पटेल की बात करेंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। करण पुरी ने कौन सी बुक लिखी थी? #MeToo। और काजुओ इशिगुरो, हर बार मैं आपको बताता हूं इनके बारे में क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा था? क्लारा एंड द सन। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने। और जब भी ये बताता हूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं, 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? पीटर हैंडके ने। अच्छा, मैंने कहा आरसी भार्गव ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। तो मारुति सुजुकी से एक पॉइंट आपको याद रखना है करंट अफेयर्स का, अभी इसके एमडी सीईओ बने थे। कौन? केनिची आयुकावा। तो उनका नाम याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। फिर एक, किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए ये लोन इन सेकंड्स सर्विस को शुरू किया है। और इस सर्विस का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना। बाकी एचडीएफसी की बात करेंगे। अभी आपको याद होगा इसने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी एचडीएफसी ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की थी, जिसमें मात्र 10 सेकंड में आपको व्हीकल लोन मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी लोन प्रोसेस की पूरी तरह से डिजिटल बना लिया इसने। और इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बनाई है। बाकी यस बैंक की बात करेंगे। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ इसी साल बने थे, प्रशांत कुमार नाम है। और टैगलाइन इसकी है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। अच्छा, यस बैंक से एक और पॉइंट बताता हूं। अभी यस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखो। फिर है, अभी IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। IFSCA मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज। तो अभी अप्रैल में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसे फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बनाया था। और अब इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इंजेती श्रीनिवास। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात के गांधीनगर में है। बाकी वी सूर्य नारायण की बात करेंगे। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। श्रीकांत माधव वैद्य ये अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। और नितिन मेनन ये अभी ICC के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने थे और सबसे युवा अंपायर भी बने हैं। फिर है, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल को शुरू किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल पे लोगों को अपनी जानकारी या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह स्किल वगैरह है वो सब अपलोड करने होंगे और फिर जो भी कंपनीज होंगी वो अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को जॉब देगी। बात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र से याद रखो कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? दीपांकर दत्त बने थे। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र ही है। उसके अलावा मर्सर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आया था उसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा था मुंबई और ये विश्व में 60वें नंबर पे था। टॉप पे था हांगकांग। उसके अलावा अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया। एक लोनार झील भी आप याद रखो, ये महाराष्ट्र में है और ये न्यूज में रही थी क्योंकि इसका रंग, जो पानी का रंग है वो लाल हो गया था। उसके अलावा अभी मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम भी लॉन्च किया गया था। किस नाम से? iFlows नाम से। और इसी के साथ एक और याद रखो, बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था मेघ संदेश के नाम से। और महाराष्ट्र में ही अभी महापरवाना योजना भी शुरू की गई थी राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए। फिर एक, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा वोल्टेरी बोटास ने। तो इस साल की पहली फॉर्मूला 1 रेस थी ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जिसे जीत लिया है वोल्टेरी बोटास ने। ये खुद तो फिनलैंड से हैं और ये किस कंपनी की कार चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं।
तो फर्स्ट पे रहे वोल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, सेकंड पे रहे चार्ल्स लेक्लर जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं, और थर्ड पे रहे थे लैंडो नॉरिस जो कि मैकलैरेन चलाते हैं। फिर अभी किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो बुनकरों के लिए एक राहत योजना है ये नेकरा सम्मान योजना। तो इस योजना के लिए कर्नाटक की सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस योजना में होगा क्या, जो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर हैं उनको फायदा मिलेगा, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डाले जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, उसके हिसाब से किसी के खाते में 2000, किसी के 1000 रुपए इस तरह से डाले जाएंगे, मतलब उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना में। बाकी कर्नाटक की बात करेंगे, कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का पहला सिटी बना था बेंगलुरु अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने ही जन सेवक योजना शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम भी शुरू किया था, और एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन भी यहीं पे लॉन्च हुई थी। बाकी मेघ संदेश एप्लीकेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, बाढ़ की चेतावनी के लिए बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया था। और बेंगलुरु में आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी ये 2-3 कारण से न्यूज में था। एक तो इसको मिला था स्काई ट्रैक्स पुरस्कार, उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है ये। फिर अभी हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने ये घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, और ये उपलब्धि हासिल हुई है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से। इस योजना की मदद से उन वंचित परिवारों को भी कवर किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, देखो इसके 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। अभी हिमाचल प्रदेश से आप क्या याद रख सकते हो? अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता था। एक पंचवटी योजना भी शुरू की थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह प्रोग्राम भी शुरू किया था, तो ये भी याद रखना। फिर है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? भारत 117 नंबर पे रहा। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्टेल्समन स्टिफ्टंग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को जारी किया, और इसमें भारत 117 नंबर पे रहा है। इसमें टॉप पे रहा है स्वीडन, सेकंड नंबर पे डेनमार्क रहा, और थर्ड नंबर पे रहा है फिनलैंड। तो ये जो इंडेक्स है ना, इसमें ये देखा गया है कि जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनमें से किस देश ने उन गोल्स को कितना अचीव कर लिया है। फिर है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी 10 जुलाई को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस 750 मेगावाट कैपेसिटी के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तो अब तक 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सोलर ऊर्जा परियोजना है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। और गवर्नर हैं, अच्छा देखो वैसे तो गवर्नर लालजी दास टंडन है, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब है, इलाज चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दे दिया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया था, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू किया था, दीदी वाहन सेवा शुरू किया, रोजगार सेतु योजना शुरू की, FIR आपके द्वार योजना शुरू की, चरण पादुका पहल शुरू की, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू की। उसके अलावा संजीवनी वाहन शुरू किए, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की, जीवन अमृत योजना शुरू की, जीवन शक्ति योजना शुरू की, रेडियो स्कूल शुरू किए बच्चों के लिए। और याद रखना मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही है। और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये भी आपके मध्य प्रदेश की है। फिर है हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा अमित पंघाल।
तो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग 2020 को जारी किया है, जिसमें पुरुषों की रैंकिंग में टॉप पे रहे हमारे अमित पंघाल 52 किलोग्राम कैटेगरी में। वहीं महिलाओं की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय महिला जो मुक्केबाज हैं मंजू रानी, वो दूसरे स्थान पे रही है 48 किलोग्राम कैटेगरी में, और टॉप पे है रशिया की इकाटेरिना। अच्छा, अमित पंघाल से एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। इसी साल की बात है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग आई थी, उसमें भी अमित पंघाल टॉप पे रहे थे। और बात करें अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको लाउजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गफूर रखीमोव। फिर अभी किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है, तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक ने। तो 10 से 18 साल की उम्र वाले जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके लिए है ये सेविंग अकाउंट स्कीम, जिसका नाम है भविष्य। तो इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिए शुरू किया गया है। वैसे अभी इसे केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, धीरे धीरे इसे और भी जगह शुरू किया जाएगा। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक से एक पॉइंट बताता हूँ। पिछले साल इसने भरोसा नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था, जिसमें 5 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा था। तो वो तो था भरोसा, और ये है भविष्य, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट भी शुरू किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने, अभी आपको याद होगा, स्विगी का पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी भी लॉन्च किया था। और कर्नाटक बैंक, ये क्यों न्यूज में था, अभी इसने एमएसएमईज के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की थी। फिनो पेमेंट बैंक की बात करेंगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है ऋषि गुप्ता। फिर अभी देश के 66वें यानी कि 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा जी आकाश। जी आकाश ये तमिलनाडु से हैं, और अभी ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कहां से हैं ये? तमिलनाडु से हैं। और इनसे पहले 65वें कौन बने थे? रौनक साधवानी बने थे, जो कि नागपुर से थे। और पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? हमारे विश्वनाथ आनंद है। और याद रखना, उन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था 1991 में। और अभी 2019 का किसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? 2 जनों को, दीपा मलिक को और बजरंग पुनिया को। अच्छा, वैसे विश्वनाथ आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसको भी नाम याद रखो, माइंड मास्टर उसका नाम है। बाकी वर्ल्ड चेस डे आपको याद रखना है, 20 जुलाई को हम मनाते हैं। और ये जो डी गुकेश है, ये भी नाम याद रखो, क्योंकि ये भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं। ये भी तमिलनाडु से हैं। फिर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा ड्वेन रॉक जॉनसन। तो ये पहले रेसलर हुआ करते थे, बाद में एक्टर बन गए। द रॉक के नाम से ये फेमस है, लेकिन इनका पूरा नाम है ड्वेन रॉक जॉनसन। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ये। तो ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ करके ये खिताब अपने नाम कर लिया। वैसे इनका नाम आपने पिछले साल भी सुना होगा, जब फोर्ब्स ने 2019 में हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर इनको चुना था। अच्छा, वैसे अभी फोर्ब्स ने जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की लिस्ट जारी की थी, उसमें टॉप पे रही थी नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर हैं ये। और मेल में अगर बात करेंगे तो रॉजर फेडरर टॉप पे थे, स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं ये। फिर किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो दुनिया में पहली बार भारतीय रेलवे सीधे ट्रेनों के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करेगा। और इसके लिए अभी भारतीय रेलवे ने भेल के साथ मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्थापित किया है। कहने का मतलब ये हो गया, जो सोलर सिस्टम है ना, पहले क्या होता था, उससे बिजली बन के ग्रिड को जाती थी, ग्रिड से ओवरहेड लाइंस, जो ट्रेन के ऊपर ओवरहेड लाइंस आपने देखी होगी पटरियों के ऊपर, उसको जाती थी। लेकिन इस सिस्टम में क्या होगा, डायरेक्ट सोलर से बिजली बनेगी और ओवरहेड ट्रांजैक्शन लाइन को चली जाएगी। अच्छा, भारतीय रेलवे से और क्या पॉइंट याद रख सकते हो? एक तो याद रखो, अभी भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को चलाया था, जिसका नाम था WAG-12। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत ने चलाई है। किस किस के बीच में? पालनपुर और बोटाड के बीच में, जो कि गुजरात में है। और अभी भारतीय रेलवे ने कहां पे अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया था? भुवनेश्वर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस तकनीक पे काम करेगा, तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे। उसके अलावा पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी, ये कहां से कहां चली थी? लिंगपल्ली, ये आपको तेलंगाना में मिलेगा, और लिंगपल्ली से हटिया चली थी, हटिया आपको झारखंड में मिलेगा। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी, जिसका नाम था शेषनाग, और इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। ये नागपुर से कोरबा तक चली थी। और भारतीय रेलवे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी बना रहा है, कहां पे?
हुबली स्टेशन, जो कि कर्नाटक में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है, और ये भी याद रखो कि स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन है, जॉन मथाई है। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने ही इस सेल्फ स्कैन नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है। अभी आपको पता होगा हमने 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, और उसी के चलते इस सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर आता था, और उसी की जगह इसको उतारा गया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके सर्वर पे कोई डेटा भी सेव नहीं होता। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। भारत 34 नंबर पे रहा है। तो अभी JLL कंसल्टिंग फर्म ने ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत 34 नंबर पर है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक 1 से 10 की रैंकिंग वाले देशों का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा पारदर्शी माना जाता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। जबकि 11 से 33 की रैंकिंग वाला जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पारदर्शी माना जाता है केवल, और 34 से 59 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट बाजार सेमी ट्रांसपेरेंट माना जाता है। तो आप देख लो भारत की रैंक 34 है, तो हम थर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। हमारा जो रियल एस्टेट मार्केट है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। हम तो 34 नंबर पे हैं। टॉप पे है यूके, दूसरे पे है US, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। फिर है गोल्डन बर्ड विंग प्रजातियों का संबंध किससे है, तो आंसर होगा तितली से। तो अभी बायोनॉट्स नाम के एक शोध समाचार पत्र के अनुसार गोल्डन बर्ड विंग नाम की एक मादा हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। ये उत्तराखंड में मिली है। और आपको बता दूं, अभी तक दक्षिणी बर्ड विंग नाम की तितली ने 88 ईयर तक देश की सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ था, लेकिन अब सबसे बड़ी तितली बन गई है गोल्डन बर्ड विंग। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी की बात करेंगे तो उसका नाम है क्वेकर। ये सबसे छोटी तितली है जिसका नाम है क्वेकर। फिर अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा यानी कि मीजल्स और रुबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। एक्चुअली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया में खसरा और रुबेला को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा था 2023 का। तो अभी WHO ने बताया है कि ये जो मालदीव और श्रीलंका है, साउथ एशिया रीजन से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही रुबेला और खसरा को खत्म कर दिया है। अच्छा देखो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो चेचक है उसके टीके की खोज किसने की थी, तो आंसर याद रखना एडवर्ड जेनर ने। देखो 2 देश के नाम आए हैं यहाँ पे, तो इनके स्टैटिक जान लो। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। इसके जो प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई है। फिर है हाल ही में जारी इन्फॉर्मर रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो भारत 31 नंबर पे रहा है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि उस देश में मानवीय संकट और आपदा यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिजास्टर का जोखिम कितना है। तो भारत तो 31 नंबर पे है, और टॉप पे है सोमालिया। और इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने जारी किया है। फिर अभी हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। मतलब झारखंड का जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो नया प्रशासनिक व शैक्षणिक भवन है उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अच्छा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपको कुछ पॉइंट याद आने चाहिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जो आपकी चेनानी नाशिरी सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। दूसरा पॉइंट,
एक कोलकाता बंदरगाह का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तीसरा पॉइंट, एक आपको इनके नाम पे स्टेडियम भी मिलेगा, जो आपको मिलेगा कहाँ पे, गोवा में। और चौथा पॉइंट, एक इनके नाम पे पुरस्कार भी दिया गया था, किसको, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। बाकी ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज जी के नाम पे अभी हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम रखा था। उसके अलावा स्वर्गवासी अरुण जेटली जी के नाम पे भी फरीदाबाद का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका नाम रखा था। और दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम भी अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। और अटल बिहारी जी के नाम पे तो बहुत सारी चीजों के नाम रखे गए थे। कुछ अभी जो लेटेस्ट थे वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर के सर्कुलर रोड चौक का नाम इनके नाम पे रखा गया। हिमाचल प्रदेश की रोहतांग टनल का नाम इनके नाम पे रखा गया। एक लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया। और लखनऊ में ही आपको हजरतगंज चौराया मिलेगा, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। वैसे छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर है, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था, अटल नगर। और गुजरात में जो साबरमती घाट है ना, उसका नाम भी क्या रखा गया था, अटल घाट रखा गया था। तो ये कुछ रिसेंटली अभी न्यूज में थे, इनको याद रखना। फिर अभी किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश की सरकार ने अभी जो ईद उल अजहा जो बकरीद त्योहार होता है उससे पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। बात बांग्लादेश की है तो इसकी कैपिटल ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। आपको याद होगा अरब सागर में जो निसर्ग नाम का तूफान आया था उसका नाम बांग्लादेश ने ही रखा था। फिर अभी हाल ही में दुनिया के नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी रनीम ने संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बताना है ये किस देश से हैं, तो आंसर होगा इजिप्ट से। तो इजिप्ट से हैं ये दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर। पूरा नाम इनका है रनीम एल वेलिली और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब इनके बाद इजिप्ट की ही नूरान गोहर ये दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर बन जाएंगी। अच्छा, स्क्वैश की बात हुई है तो भारत के टॉप स्क्वैश प्लेयर कौन है, सौरव घोषाल है। स्क्वैश गेम तो आप समझते हो ना, जिसमें 2 प्लेयर एक ही साइड में खड़े होते हैं, फिर वो बॉल मारते हैं, सामने बॉल दीवार से टकराती है, फिर वापस आती है, फिर मारते हैं, फिर दीवार से टकराती है, वापस आती है, उसे कहते हैं स्क्वैश। फिर है हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक यानी कि कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही। भारत 8वें नंबर पर है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस इंडेक्स को तैयार किया है और इसमें बताया है कि 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में कैंसर रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत 8वें स्थान पर है। टॉप पे कौन है, यानी कि सबसे अच्छी कैंसर की रोकथाम की तैयारी मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया और थर्ड नंबर पे मलेशिया। भारत 8वें नंबर पे। अच्छा, कैंसर से 2 पॉइंट और याद रखो। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे, ये हमने मनाया है अभी 4 फरवरी को, जिसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल। कैंसर से और भी डे होते हैं ऐसे, एक तो होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये हम 15 फरवरी को ही मनाते हैं। और एक और होता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये हम 7 नवंबर को मनाते हैं। फिर अभी किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा, तो आंसर होगा असम के। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है और अभी इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप याद रखना क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे असम का एक रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर असम की बात कर लें तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अजय लांबा। और असम में एक फेमस मेला आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। अभी असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की थी। उसके अलावा असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। लेकिन अभी काजीरंगा नेशनल पार्क भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यानी कि गोल्डन टाइगर ये यहीं पे देखा गया था अभी। तो ये आपकी न्यूज में बन सकता है प्रश्न, याद रखना। फिर अभी किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, तो आंसर होगा वियतनाम में। तो वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वहां पे दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। ये पूरा होटल गोल्ड का है, इसमें कमरे से लेकर टॉयलेट तक गोल्ड प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे एक रात रुकने का जो आपका किराया है वो है $250। अब वियतनाम में खुला है तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। और अभी आपको याद होगा वियतनाम में ही 1100 साल पुराना शिवलिंग भी मिला था।
फिर है अभी किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सचिन अवस्थी को। तो नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं ये सचिन अवस्थी, और अभी इन्हीं को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक अवार्ड मैं आपको बताऊंगा। बेयोंसे की बात करते हैं, पॉप स्टार है ये, और अभी इन्हें बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। विनय बदवार की बात करें, 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला था। और रतन लाल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। अच्छा, वैसे मानवता की भलाई के लिए एक और पुरस्कार होता है जिसे कहते हैं डेन काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ये अवार्ड यूनिसेफ देता है, और लास्ट टाइम ये मिला था प्रियंका चोपड़ा को। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे याद रखना 19 अगस्त को। और एक ह्यूमन राइट डे भी होता है जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। फिर अभी सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उड़ीसा। इसका मतलब क्या हो गया कि उड़ीसा सरकार सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा। मतलब जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं ना, उनका पता लगाने के लिए BLUIS लॉन्च किया है। BLUIS मतलब भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इस सिस्टम से सभी सरकारी जमीन पर नजर रखी जाएगी, और ये सब हो पाएगा सैटेलाइट्स की इमेजेस को यूज करके। और इसीलिए कहा गया है कि उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। और अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। उसके अलावा याद रखना ब्लैक पगोडा टेम्पल, जिसको हम कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं, ये आपके उड़ीसा में ही है। और आपका जो 10 रुपए का नोट है ना, उस पे इस कोणार्क सन टेम्पल का चित्र अंकित है, देख लेना। उसके अलावा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये भी आपका उड़ीसा में है, जिसे कहते हैं हीराकुद डैम। किस नदी पे है? तो महानदी पर है। और बाराबत्ती स्टेडियम, ये भी आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, जिसे हम लगून झील भी बोलते हैं, ये भी आपके उड़ीसा में है, जिसे चिल्का लेक बोलते हैं। और याद रखो, बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिल गया है, जिसको लिखा था के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। अभी जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भी उड़ीसा बना था। उसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो होंगे वो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। फिर है इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसका नाम है अमेजोनिया 1, उसको लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा ब्राजील। तो ये जो अमेजोनिया 1 है, ये पूरी तरह ब्राजील के द्वारा बनाया गया पहला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा, जिसे अगस्त 2020 में इसरो लॉन्च करेगा। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन है के शिवन। के शिवन को ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बाकी ब्राजील का है ये सैटेलाइट। तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। अभी RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी RBI ने जो डेटा रिलीज किया है ना, उसमें बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु ने 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसके साथ ये देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। फर्स्ट पे तमिलनाडु, सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। अब बात की है तो कैपिटल क्या? चेन्नई है। मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और आपको तमिलनाडु में एक मंदिर मिलेगा जो काफी एग्जाम में आता है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई नाम से। इसके अलावा अभी CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, और उसने बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा था कौन? तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवुर वुड नक्काशी को भी GI टैग मिला था। वैसे यहाँ के डिंडीगुल ताले और कंडांगी साड़ियों को भी GI टैग मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अभी गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल करंट्स के नाम से।
एक्चुअली में अप्रैल 2019 में गूगल प्लस का कम यूज होने के कारण और सिक्योरिटी बग के कारण इसे बंद करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इसे दोबारा गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया गया है। तो गूगल करंट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर को हासिल करने में सक्षम बनाता है। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका नाम है राज किरण राय। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके जो अभी तक एमडी सीईओ थे राज किरण राय, एक्चुअली इनका कार्यकाल अभी 30 जून को ही खत्म हो गया था, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुछ याद आता होगा, इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ था। कौन कौन से बैंक? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। और इस मर्जर के बाद ये 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। अच्छा, बैंकों के मर्जर से आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। आपको पता है 10 बैंकों का मर्जर होकर के 4 बैंक बन गए। अब किसका किसमें मर्जर हुआ, विलय हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ, विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, और इस तरह से ये दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। सबसे पहला तो एसबीआई है ही सही। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में, इंडियन बैंक का विलय हुआ था इलाहाबाद बैंक में, और अभी हमने देखा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको याद भी होगा, अभी इसने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 30% की हिस्सेदारी को खरीदा था। बाकी सुखबीर सिंह संधू की बात करेंगे, अभी एनएचएआई के अध्यक्ष हैं और 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ गया है। के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल हैं और अभी इनका भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है। और तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल है और इनका भी 3 साल का कार्यकाल बढ़ा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। फिर है अभी किससे 2020 का यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है, तो आंसर होगा आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही ये घोषणा की है कि लाउजेन में जो उसका नया हेडक्वार्टर बना है उसे यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इस बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले साल 23 जून को ही हुआ था। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इस बिल्डिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, यानी कि अक्षय ऊर्जा का। और इस बिल्डिंग को बनाने में 95% वेस्ट को रिसाइकल करके काम में लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, हमने कहा इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं हम? 23 जून को मनाते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम, मैंने उसका ऑडियो बना दिया है। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ और ओलंपिक्स की हम चर्चा कर लें तो आपको पता है 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था समर ओलंपिक, उसको कोविड-19 के कारण आगे स्थगित कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2021 में होगा। उसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे। 2024 में जो फिर से समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो इटली में होंगे। फिर अभी किस आईआईटी ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के साथ समझौता किया है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको कुछ याद आया होगा, पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आईआईटी हैदराबाद देश का पहला इंस्टीट्यूट बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अभी तेलंगाना सरकार ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी घोषित किया था। एनवीडिया की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। एनवीडिया आपने नाम जरूर सुना होगा, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह आप यूज करते होंगे तो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह आते हैं इसके। बाकी आईआईटी रुड़की की बात करेंगे, अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने कीटाणु शोधन बॉक्स यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर, उसको डेवलप किया था। प्राणवायु नाम से लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। बाकी आईआईटी बॉम्बे अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था। उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन को इसने बनाया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक डेवलप किया था। और आईआईटी मद्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था।
उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और हमारे जो एचआरडी मंत्रालय है उन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास, ओवरऑल कैटेगरी में, याद रखना। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा एनएम डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो ये जो योटा एनएम डेटा सेंटर बिल्डिंग है ये भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर से आप समझ पा रहे हो ना, जहाँ पे डेटा वगैरह स्टोर किया जाता है। और ये जो डेटा सेंटर है ये मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था ये टायर 4 डेटा सेंटर है। देखो टायर 4 का मतलब क्या हो गया? देखो मुख्य रूप से जो डेटा सेंटर है वो 4 तरह के होते हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 में कैटेगराइज किया गया है। जहाँ पे कम डेटा स्टोर करना होता है वो टायर 1 के अंदर आते हैं, और जैसे जैसे डेटा स्टोर बढ़ता जाता है उसके टायर बढ़ते जाते हैं, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो इतना याद रखो। फिर है महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ए.के. श्री कुमार ने। एक्चुअली इस बुक को 2 जनों ने लिखा है, जैसा कि आप कवर पे देख पा रहे हो, ए.के. श्री कुमार और इनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने। तो 1962 में भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई हुई थी उसकी कहानी को बताती है ये बुक। बुक का नाम है महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड। बाकी आरसी भार्गव की बात करेंगे तो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और सीएवी पट्टाभी राम ने बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। आपको याद होगा इस बुक को हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई? तो आंसर होगा ईरान में। तो अभी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो उसने अभी एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 2018 में ईरान में सबसे ज्यादा अफीम जब्त की गई है। कितनी? 644 टन। सबसे ज्यादा ईरान में, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में और चौथे नंबर पे भारत में 4 टन अफीम जब्त की गई। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नवतेज बल को। ये मनीष प्रकाश का स्थान लेंगे। नवतेज बल नाम याद रखना। बाकी इंजेती श्रीनिवास अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने थे। और श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। और वी सूर्य नारायण चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इसके वर्तमान में सीईओ भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला उनका नाम है। फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2021 तक के लिए। तो अभी कोविड-19 के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि अभी सितंबर में होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह अगले साल यानी कि 2021 में जून महीने में होगा। और कहां पे होगा? तो श्रीलंका में होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2021 में होंगे कहां पे होंगे? तो न्यूजीलैंड में होंगे। और मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होंगे भारत में।
फिर अभी किस यूनियन टेरिटरी ने मोदी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए वहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, उन्होंने ही ये मोदी योजना शुरू की है। यहाँ पे मोदी का मतलब होता है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस मोदी योजना का लक्ष्य है 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाना। साथ ही लद्दाख में एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है ताकि खून जमा देने वाली सर्दी में भी सब्जियां उगाई जा सके। और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना आर.के. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है ये, 11 जुलाई को मनाते हैं इसको। और इस बार की थीम क्या रही? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। फिर अभी किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, एक्चुअली कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं ये, उसके रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। तो मणिपुर से हैं ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम और इन्हीं को हॉकी इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। नवतेज बल, ये नाम अभी हमने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। इंजेती श्रीनिवास, मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने। और श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। फिर किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश का है ये नादौन पुलिस थाना, जिसे अभी देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर जिले में है। तो अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया है। अच्छा, शायद आपको याद होगा कि 2018 में राजस्थान का कालू पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा था। 2019 में अंडमान निकोबार का अबरडीन पुलिस थाना बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा था। और अब 2020 में हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा है। फिर अभी किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। तो राजस्थान की सरकार ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में क्या होगा? 8 जुलाई से 14 जुलाई तक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, फिर उन्हें फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है, प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया राजस्थान में। फिर किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन खुद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामचंद्रन मेनन, उन्होंने ही किया है। तो ये भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो इसमें जो पक्षकार हो गए, जो वकील वगैरह हो गए, उनको न्यायालय में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम होगा। फिर सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री का पद का चुनाव किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा ली सीन लूंग ने। एक्चुअली 2004 से ली सीन लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अभी यहाँ पे फिर से चुनाव हुए थे और फिर से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखो। बाकी एमादू गोन कुलीबली अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनका निधन हो गया। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। अच्छा, सिंगापुर की अगर बात करेंगे तो सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। करेंसी सिंगापुर डॉलर है और प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। और सिंगापुर से एक और पॉइंट याद रखना कि 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से ही आया था। फिर इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च कर रहा है? तो आंसर होगा रील्स के नाम से। आपको पता है भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया, जिसमें से एक टिकटॉक भी था। तो अभी उसी मौके का फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम ने भारत में रील्स नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें आप 15 सेकंड के वीडियो बना सकते हो और इसको नाम क्या दिया है? इंस्टाग्राम रील्स नाम दिया है इस फीचर को। तो 15 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो बनाओ, उसमें म्यूजिक वगैरह, ऑडियो क्लिप वगैरह ऐड करो और उसे अपनी स्टोरीज में शेयर कर सकोगे आप। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था फेसबुक का भी एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसका नाम है लासो, लेकिन फेसबुक ने उसे बंद करने की घोषणा कर दी थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, यहीं पे हमने पढ़ा था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? एलिमेंट्स उसका नाम था।
तो वो भी याद रखना। फिर हाल ही में अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा मैडेलिन स्वीगल। तो अभी अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडेलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर के इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, मैडेलिन स्वीगल। बाकी सराय खुमेलो की बात करेंगे, पिछले साल आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकी महिला बनी थी। इंग्लिश मीडियम वाले अश्वेत मतलब तो समझते हो ना आप लोग, अश्वेत मतलब जिनकी गोरी चमड़ी नहीं है, यानी कि ब्लैक आप कह सकते हो, ब्लैक पर्सन, जो अंग्रेज नहीं है, सीधा सा कह दो। कैथी सुलेवॉन की बात करेंगे तो पृथ्वी के अभी सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी ये। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन, अभी नासा ने अपने जो वॉशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखने की घोषणा की है। ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। फिर है अभी दलाई लामा की आत्मकथा बायोग्राफी किसने लिखी है, तो आंसर होगा तेंजिन गेये टेथोंग ने। तो अभी दलाई लामा के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसे इसी साल रिलीज किया जाएगा। और इसे किसने लिखा है, तो दलाई लामा के सबसे करीबी इन्हें माना जाता है, इनका नाम है तेंजिन गेये टेथोंग। दलाई लामा के बारे में आपको बता दूं, ये वैसे वर्तमान में अभी हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला में रहते हैं। ये 23 साल की उम्र में तिब्बत से भाग करके भारत में आ गए थे। इन्हें 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, तो ये नाम याद रखना। बाकी करणपुरी आप जानते ही हो, #MeToo नाम की बुक लिखी थी। दिनयर पटेल दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और फांग फांग ये चाइनीज लेखक हैं, इन्होंने बुक लिखी थी वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी। फिर है किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पेड़ से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, तो आंसर होगा सोहम मुखर्जी। ये जो सोहम मुखर्जी हैं ये भारतीय मूल के हैं और ये दुबई में रहते हैं। और अभी इन्होंने 30 सेकंड में एक पेड़ से 101 बार उछल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी भारत ने 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी सचिन अवस्थी की बात करेंगे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 सम्मान जीता इन्होंने। और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार जीता था इन्होंने। फिर भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी यूके सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के 2019-20 के जारी डेटा के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और यूएसए ने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसके साथ यूएसए ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में टॉप पर है। अच्छा, ये तो ब्रिटेन की बात हो गई। अगर उल्टा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया था, तो मैं आपको बता चुका हूं, सिंगापुर से आया था। अच्छा चलो, एफडीआई से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में, मैंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया था और टोटल कितना एफडीआई आया था, तो 51 अरब डॉलर आया था, जिसके साथ भारत 90वें स्थान पर रहा था। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि विदेश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। अभी प्रेजेंट टाइम पे जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 516 के आसपास पहुंच गया है। तो आप तो सिंपल सा याद रखो, ये तो चेंज होता रहेगा। 500 बिलियन डॉलर के बाद 500 बिलियन डॉलर के पार पहली बार पहुंचा है और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है। फिर किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो आंसर होगा केजंग डी थोंगडॉक ने। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं ये केजंग डी थोंगडॉक और अभी इन्हीं को इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ये हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम पर बनाई गई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड इन्होंने जीता था। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। और जावेद अख्तर की बात करेंगे तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। फिर विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है।
और वैसे 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्मदिन भी होता है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको मलाला यूसुफजई से बताऊं तो इनके बारे में आप कुछ पॉइंट्स तो जानते ही होंगे, बाकी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आई एम मलाला, और पाकिस्तान की सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। आपको पता है 2012 में ही तालिबान ने इन पर गोलियां चला दी थी, और 2014 में ये 17 साल की उम्र में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और अभी तक नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति यही है। उसके अलावा 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मलाला को दशक में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया था। साथ ही इन्हें कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया, जिसके साथ ही वो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी थी। और एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। अच्छा, इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, पिछले साल ही लिखी थी इन्होंने ये बुक, जिसमें दुनिया भर में जो वो घूमी है और जो शरणार्थी शिविरों में वो गई है उसके बारे में बताया गया है। फिर अभी किसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा NTPC को। तो अभी NTPC को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी यानी कि उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके CMD है गुरदीप सिंह। याद रखना NTPC एक महारत्न कंपनी है। देखो, मुख्य रूप से कंपनी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी। और कितनी कितनी है ये आप अभी याद रख लो आपकी नॉलेज के लिए। मिनी रत्न कंपनी 74 है, नवरत्न कंपनी है 14 और महारत्न 10 हो गई है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। अभी कुछ समय पहले ही 2-4 महीने पहले की बात होगी ये, 2 नवरत्न कंपनियों को महारत्न कंपनी में शिफ्ट किया गया था, मतलब महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। वो 2 कंपनियों के नाम आप बताओ अगर आपको याद है तो। देखते हैं किस किस को याद है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना कि किस किस को याद है। फिर किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया, तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हैं और अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं अच्छी और यूजफुल एप्लीकेशन बना करके। नीति आयोग की बात करेंगे। नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके CEO का नाम है अमिताभ कांत। फिर है 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा बेन स्टॉक। तो इंग्लैंड के वर्तमान कैप्टन है ये बेन स्टॉक और अभी ये टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। अच्छा, ये दूसरे हैं तो पहले नंबर पे कौन है? वेस्ट इंडीज के गेरी सोबर्स, ये पहले स्थान पर है। गेरी सोबर्स ने 63 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी और बेन स्टॉक ने 64 टेस्ट के बाद। अच्छा, बेन स्टॉक से कुछ याद आया? आपको याद आना चाहिए, ICC ने 2019 के लिए साल का बेस्ट क्रिकेटर घोषित किया था इनको, और जो इनको ट्रॉफी दी थी उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं उस ट्रॉफी को? सर गेरी सोबर्स ट्रॉफी। और मुथैया मुरलीधरन, ये भी तो नाम अभी न्यूज में था। अभी विजडन ने श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया था। दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा थे। फिर रोको टोको अभियान, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। अब क्या है इस अभियान में? तो ये अभियान उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसमें क्या होगा? सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा उन्हें मास्क दिए जाएंगे और उस मास्क के बदले 20 रुपए वसूले जाएंगे। अच्छा, मास्क से रिलेटेड मध्य प्रदेश में एक योजना भी शुरू हुई थी जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। उसमें राज्य की महिलाओं को बोला गया था कि आप घर पर मास्क बनाइए, सरकार उन मास्क को 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। जीवन शक्ति योजना उसका नाम था। फिर 21 वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा, तो आंसर होगा 2030। ग्रीन रेलवे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो सारी ट्रेन होंगी वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, कोई भी डीजल से ट्रेन नहीं चलेंगी। अब भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तो आपको याद रखना है, अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलाई थी जिसका नाम था शेषनाग। लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी? नागपुर से कोरबा तक चली थी। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत ने चलाई है, पालमपुर
और बोटाड के बीच में, गुजरात में है ये। और भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये आपको पता है, ये भुवनेश्वर में खोला है। और ये किस तकनीक पे काम करेगा, तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे। बाकी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन में, जो कि कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं ही सही। फिर पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा आंद्रेज डूडा। वैसे अभी तक ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी ली सीन लूंग हमने पढ़ा था, सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बने। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी। प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं आंद्रेज डूडा। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। अभी रोटरी फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, उन्होंने ही पॉल हैरी फेलो सम्मान से इनको सम्मानित किया है। और ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों के लिए पेयजल, सैनिटेशन, एनवायरमेंट और वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं। अच्छा, अभी तमिलनाडु और किस कारण से न्यूज में था, अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है। फिर अभी किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई बुक को लिखा है, तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। और इस बुक में इन्होंने खुद की कहानी लिखी है जब वो 16 साल के थे और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो एक सक्सेसफुल ऑथर बन गए हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों को पता होगा जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी बुक्स आपकी करंट अफेयर्स में रही है, मैंने सारी बुक्स आपको 3 पार्ट में कवर करा दी है। उसके ऑडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं सुने हैं तो सुन सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर आपने वो ऑडियो सुने होंगे तो आपने रस्किन बॉन्ड का नाम जरूर सुना होगा। अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी, क्या नाम था उस बुक का, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो वो भी आप याद रखना। बाकी तेंजिन गेये टेथोंग की बात करेंगे, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। और उस बुक का नाम क्या था, उस बायोग्राफी का नाम क्या था, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बात करेंगे, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी थी। तो ये लीजिए, हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, लाइक का बटन यहाँ पे होता है, एक बार चेक कीजिए, एक बार देखिए तो सही। अगर आपने लाइक बटन पे प्रेस कर दिया है तो वो ब्लू कलर का हो गया है, नहीं किया है तो उसे ब्लू कर दीजिए प्लीज। और इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर देना। चलिए जल्द मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू गाइस।